नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर आज हम जो एपिसोड लेके आए हैं वह है पटना के सत्ता का महासंग्राम। जी हाँ, पटना के महासंग्राम की इस ताजा एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के मुस्लिम राजनीति की। जी हाँ, मुस्लिम राजनीति बिहार में एक ऐसा ये मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के अलग अलग दल अलग अलग समय पर रणनीति बनाते रहते हैं। बिहार के मुस्लिम वोटों को राजद अपना परंपरागत वोट मानता है, एक तरह से अपना वोट बैंक मानता है। वहीं नीतीश कुमार भी मुस्लिम वोट के लिए समय समय पर ललचाते रहते हैं, समय समय पर कई की योजनाएं लेकर के आते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए मुस्लिम वोटों की बात करती है। भले मुस्लिम वोटों से नहीं मिले, लेकिन मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रहती है। समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे लगे कि वह मुस्लिम वोट को ललचाई दृष्टि से देख रही है। लेकिन बिहार की राजनीति की जो ताजा स्थिति है उसके अनुसार अभी मुस्लिम वोट का बहुमत राजद की ओर दिखता है। नीतीश कुमार भी कहीं कहीं सेंधमारी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बहुत सफल नहीं होते हैं। कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति, संगठनात्मक स्थिति इतनी बुरी है बिहार में कि वो चाह करके भी उस वोटों को अपना वोट नहीं बना पाती है। कांग्रेस का जो वोट है वह एक तरह से क्षेत्रीय दलों ने समेट लिया है। कुछ बचा कुचा था वो अभी लगता है कि अब समेटाने की स्थिति आ रही है। बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण में मुस्लिम वोट एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर के। प्रशांत किशोर ने हाल ही में पटना के बापू सभागार में एक मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस किया है और उस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटों को लेकर के बहुत बड़ा दावा किया है। और मुस्लिम वोटों को लेकर के प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है वह अपने आप में एक तरह से कहिए कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रकाष्ठा हो गया है। और जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिमों की जनसंख्या बताते हुए बिहार में कहा कि 41 विधायक होने चाहिए, इतने मुखिया होने चाहिए, इतने वार्ड पार्षद होना चाहिए, यह एक तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से जो पिछले आजादी के समय जो बातें हो रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा, कि जिसको इतना वोट है तो हमको इतना सीट चाहिए, तो ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग की तरफ प्रशांत किशोर ने विभिन्न विधानसभा लोकसभा सीटों में मुसलमानों के लिए आरक्षण तो नहीं मांगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि इतना 41 विधायक बिहार में होने चाहिए, इतने मुस्लिम मुखिया होने चाहिए, इतने मुस्लिम वार्ड पार्षद होने चाहिए, इतने मुस्लिम जिला परिषद के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख होना चाहिए। मुसलमानों के 40 विधायक होने चाहिए, 40 विधायक होना चाहिए। बिहार में मुस्लिम समाज का है 19, लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। यह आपको चिंता का कारण लगता है कि मुसलमानों के विधायक 40 नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है कि दल वाले आपको टिकट नहीं देते हैं। चिंता का कारण क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 के आसपास मुखिया और सरपंच होने चाहिए, लेकिन बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुस्लिम समाज के हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, हैं 11,000 से कम। ऐसा क्यों है? वहां तो आपको आरजेडी का टिकट का इंतजार नहीं करना है। ये आंकड़ा बता रहा है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में राजनीति को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो खत्म हो गई है। ये सबसे बड़ा नुकसान आपको आरजेडी में किया है। ऐसा माना जाता था कि प्रशांत किशोर बिहार में विकास की बात करने आए हैं और वो कर भी रहे हैं। घूम घूम करके बिहार के बहुत सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार का विकास इसलिए नहीं हुआ कि बिहार के नेता जात की राजनीति करते रहे, धर्म की राजनीति करते रहे, इसलिए बिहार के विकास पर ध्यान नहीं दिया।
लेकिन प्रशांत किशोर एक और बिहार के नेताओं पर, बिहार के राजनीतिक दलों पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी ओर उन्होंने बापू सभागार में मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से अपने एजेंडा को घोषित कर दिया कि वो क्या करना चाहते हैं। और बड़ा विचित्र लगा उनके इस घोषणा को सुन करके। प्रशांत किशोर जैसे नेताओं से अपेक्षा किया जाता था कि वो मतलब बिहार के विकास की बात करेंगे, बिहार में धर्म जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके हर एक बिहारी की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम वोट और हिंदू वोट में बांटने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से भले नहीं कहा है कि हिंदू वोट अलग है, मुस्लिम वोट अलग है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से ये जरूर कह दिया कि मुस्लिमों की सत्ता में इतनी भागीदारी होनी चाहिए। वो जनता की भागीदारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो गरीबों की भागीदारी की बात नहीं कर रहे हैं, वह अब कह रहे हैं कि 41 सीट मिलना चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद वह फिर जाएंगे हिंदू समाज के बीच जाएंगे तो वहां कहेंगे कि भाई हिंदू समाज में बड़ा ही बैकवर्ड फॉरवर्ड है, तो इतना फॉरवर्ड को सीट मिलना चाहिए, इतना बैकवर्ड, यानी बांटो और राज करो की नीति पर प्रशांत किशोर चल रहे हैं। उनके इस हाल के कार्यक्रमों से देखने को स्पष्ट मिला है। अब आप क्या सोचते हैं ये अलग बात है, बिहार की जनता क्या सोचेगी, हमारा व्यूअर, हमारे जो दर्शक हैं वो क्या सोचते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि प्रशांत किशोर भी उन्हीं राहों पर चल रहे हैं जिस राह पर लालू प्रसाद चलते थे, जिस राह पर कभी जिन्ना चले थे और जिस राह पर और नेता चलते हैं। यानी वह भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति करने वाले हैं और राजनीति करके अपना गोटी बैठाने वाले हैं। यही नहीं, हम केवल मुस्लिम वोटों की बात उन्होंने तो किया ही, उसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से उस मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुसलमानों की मुख्य लड़ाई भारत में आरएसएस के साथ है। जी हाँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में मुसलमानों की मुख्य लड़ाई आरएसएस विचारधारा से है और आरएसएस विचारधारा से मुकाबला करने के लिए उन्होंने कई टिप्स भी दिए। आपकी जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है, वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जन सुराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलके सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता है। अर्थात वह मुसलमानों को यह भी बता रहे हैं कि आरएसएस के लोग आपके विरोधी हैं, आरएसएस के लोग आपके खिलाफ में हैं, और भले ही वो पढ़े लिखे लोग हैं तो कुछ उस ढंग से बात करने का प्रयास कर रहे हैं जिस पर उन पर आरोप नहीं लगे, लेकिन उनके उस पटना के बापू सभागार में हुए इस मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को अगर हम ठीक से उनके भाषण को सुने और समझे तो ये बातें स्पष्ट हो चली हैं कि प्रशांत किशोर भी जिन्ना के राह पर चल रहे हैं, जो अन्य विपक्षी नेता चलते हैं और सत्ता पक्ष जो भी, इसलिए कि कब कौन सत्ता में रहता है, कब कौन विपक्ष में रहता है, ये जो राजनीतिक नेता जो चलते हैं बांटो और राज करो, प्रशांत किशोर भी शायद यही करने वाले हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं, और प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो आप कितना उसको लाइक करते हैं यह भी बताएं, और प्रशांत किशोर की भविष्य की योजनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं यह भी आप कमेंट करके बताएं। हम समय समय पर इस प्रकार के वीडियो अपडेट करते रहेंगे और प्रशांत किशोर के हर गतिविधियों पर हमारी नजर रहेगी, उनके हर वक्तव्य को हम
आपके बीच ले आने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम पटना के सत्ता के महासंग्राम के अगले एपिसोड में फिर किसी एक नए विषय को लेकर के आएंगे। जब तक आप जहां भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए द सिवान डायलॉग। जय सिया राम, जय भारत।